बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। इमरान खान के पुराने और करीबी दोस्त जनाब नईम बुखारी साहब वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए। इमरान खान साहब के बहुत से पुराने जो रुफ़का हैं, जो उनके बड़े करीबी अजीज़ और बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ छोड़ रहे हैं। नईम बुखारी साहब ने इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर मोहतरमा पारिस जानजेब साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो हम जिन्स परस्त हैं, इस किस्म की बातें की, मर्दम शनास नहीं है, रियासत की तरफ से जो हार मिलता है वो किसी की मलकियत नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो रियासत की जानिब से जो मिलने वाला हार है वो कैसे आपकी मलकियत हो सकता है। उन्होंने कहा कोई बॉल पॉइंट या पेंसिल जो है वो भी रियासत की मलकियत होती है। मतलब इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और बाबर अवान के ऊपर कड़ी तनकीद की कि बाबर अवान कैसे मशीर मुंतखब हो सकते हैं, फवाद चौधरी कैसे तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत सी बातें की उन्होंने कहा कि मैं अगर इमरान खान का मशीर होता तो उनको ये मशवरा देता, अगर मैं इमरान खान का जो है वो वकील या मशीर होता तो उनको ये मशवरा देता कि खान साहब आप अलकादे ट्रस्ट की जो ज़मीन है ना उसको हाथ भी ना लगाएं, खरीदना तो बहुत दूर की बात, इसको हाथ भी ना लगाएं। दूसरी खबर यह है कि जो अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी है उससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, यह कहना है बैरिस्टर गौहर का। और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि किसी अमेरिकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पीटीआई क़यादत से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। उन्होंने कहा कि किसी अमेरिकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौका पर पीटीआई क़यादत से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से उनका कहना है कि सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं या इस हवाले से कोई अच्छा ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के राब्तों के हवाले से कि मैं इतना ही बाखबर हूँ जितने आप हैं। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितने आप हैं। उन्होंने साथियों को कहा कि जितने आप बाखबर हैं इतना मैं बाखबर हूँ। फिर वो कहते हैं कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका लाहे अमल के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली को मुरतब किया जा रहा है। TORs पर इत्तफाक राय हो चुका है। तमाम अपोजिशन की जमातें बैठेंगी और इस हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका लाहे अमल जो है उसको तरतीब दिया जाएगा और उसको पूरी कौम के सामने वाज़े किया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि फजल रहमान साहब ने 15 अप्रैल के बाद कहा है कि जी जवाब देंगे, मजलिस आमला के जो इजलास है उसके बाद 15 को उनका जवाब आएगा। और अब जो बैरिस्टर गौहर बातें कर रहे हैं, देखें एस्टैब्लिशमेंट से जो राब्ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ जो कॉन्टेक्ट है पीटीआई की क़यादत का, जो उसकी लीडरशिप का एक कॉन्टेक्ट होगा, ये तब कामयाब होगा जब बहुत सी शराइत जो हैं उस पर इमरान खान साहब जो हैं उनको एक माफ़ीनामा लिखना पड़ेगा। और वो माफ़ीनामा उनको 9 मई की सूरत में, 26 नवंबर की सूरत में, आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करवाने की सूरत में लिखना पड़ेगा और अपने गुनाहों का कुफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 9 मई किस तरह हुआ, 9 मई के मकासद क्या थे, 9 मई को दरअसल करना क्या था, 9 मई की प्लानिंग किस हवाले से की गई, 9 मई को जो हाई प्रोफाइल बगावत थी वो किसके खिलाफ करवानी थी, 9 मई को असल टारगेट कौन था, 9 मई को आर्मी चीफ के खिलाफ फौज के अंदर जो बगावत करवानी थी उसके असल मकासद क्या थे। ये सारी चीज़ें बच्चा बच्चा जानता पाकिस्तान का। और आजकल जो स्ट्रीट की पॉलिटिक्स हो रही है, जो गलियों की सियासत है, उसमें भी आजकल ये बातें ज़ुबान ज़द आम है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात, मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात। गंडापुर की स्टेटमेंट तो सुन ली कि मैंने इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर कायल कर लिया। और तहरीक-ए-इंसाफ में वाहिद गंडापुर ही है, अली अमीन गंडापुर वो वाहिद शख्सियत है जो इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पर कायल कर सकता है। आपको याद है ना कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म वो जिला वतन हुई तो उस वक्त नुमाइंदा DGISI के तौर पर जनरल इशफाक परवेज यानी जो उस वक्त DGISI थे, वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ 2 साल तक बतौर नुमाइंदा DGISI मुज़ाकरात करते रहे। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कानों कान 2 साल तक इस खबर का पता ही नहीं चला और इस खबर का कोई सुराग ही नहीं लगा सका।
और वही जो मुज़ाकरात थे वो परवेज मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार से रास्ता साफ करने में मददगार साबित हुए। और वही जो मुज़ाकरात थे उसी के ज़रिए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, और नवाज शरीफ जब जिला वतनी काट कर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 2007 में उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मिसाक़े जमहूरियत किया। उस मिसाक़े जमहूरियत ने परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार से रास्ता साफ कर दिया और उसका पता कट गया। 2008 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई, सिंध में हुकूमत बनाई, बलोचिस्तान में हुकूमत बनाई। बलोचिस्तान में नवाब असलम रईसानी बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बने, सिंध में सैयद कायम अली शाह सिंध के वज़ीर आला बने, और वफाक में हुकूमत बनाने के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बने, और गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उनका रास्ता साफ हो गया। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने दो जमातों के मिसाक़े जमहूरियत ने एक ऐसे डिक्टेटर का रास्ता साफ किया जो 12 अक्टूबर 1999 को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की 2 ताई अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाकर गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार पर काबिज हुआ, और उसका नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उसका भी रास्ता साफ कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान में मुज़ाकरात होना कोई बड़ी बात नहीं है सर। नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर मुज़ाकरात होते थे, और नवाज शरीफ साहब के साथ भी पाकिस्तान की मुक़्तदर ने मुज़ाकरात किए। जब नवाज शरीफ साहब को जिला वतन होना पड़ा तो सऊदी अरब उनके मामलात में गारंटर बना, और नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत है जिस पर सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, सबसे ज़्यादा एतमाद था, क्योंकि ये कारोबारी थे, शुरू से ये कारोबारी रहे हैं। इनके वालिद जो मरहूम मियाँ शरीफ साहब थे वो एक बहुत बड़े कारोबारी शख्स थे, बहुत नफीस और बड़े नेक शख्स थे, बड़ी अजीम शख्सियत थे। तो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में निकाला था, और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक हाई प्रोफाइल बगावत करवाई, उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान के थ्रू 58(2)B लगाकर मोहतरमा की हुकूमत को बरतरफ करवाया। आज तक सर पाकिस्तान में उन हुकूमतों को गिराने के जो जख्म है वो आज तक ताज़ा हैं, और वो जो जख्म है आज तक वो इतने पक्के हैं कि उसके ऊपर जब हम जवाब मांगते हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देख लें, हमारे मुंतखब वज़राए आज़मों की किस तरह तौहीन होती रही, किस तरह हमारे मुंतखब वज़राए आज़मों को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, किस तरह पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर में जस्टिस मौलवी मुश्ताक की अदालत में फांसी के फंदे पर लटकाने के अहकाम जारी किए गए, और उस जस्टिस मौलवी मुश्ताक जैसे जज का नाम तारीख के उन बदनुमा किरदारों में शुमार होता है जिसको तारीख हमेशा जो है वो गंदे अल्फाजों में याद करेगी। बड़ी माजरत के साथ में ये अल्फाज बोल। तो सर पाकिस्तान के वज़राए आज़मों के साथ जो होता रहा उसको कोई भी नहीं जुठला सकता। इमरान खान साहब इसलिए बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको आईनी तरीके से फारग किया गया, अदम एतमाद के जरिए फारग किया गया। अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस, पूरी असेंबली का एक वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद हुआ। पाकिस्तान की तारीख में यह भी पहली बार हुआ था कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद कौमी असेंबली के अंदर जमा हुई थी उस पर वोटिंग हुई और वो अदम एतमाद नाकाम हो गई, और मोहतरमा जो है वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुई। कौमी असेंबली ने उन पर एतमाद किया, और इमरान खान चूंकि पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको ये एजाज़ जाता है कि वो तहरीके अदम एतमाद से फारग हुए। अब सर जो 9 में हुआ, उसके बाद 26 नवंबर हुआ, उसके बाद जिस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपने देखा जो हमले होते रहे, आर्मी के खिलाफ अब तक ट्रोल्स हो रहे हैं, इन हालात में मुज़ाकरात होंगे। कोई जी शोर, कोई पढ़ा लिखा शख्स अगर इसका मुशाहिदा करे और इसका तज्जिया करे, बहुत करीब से देखे, तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर होंगे। खैर, नईम बुखारी साहब जो हैं जी सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने पारिस जानजेब जो सीनियर एंकर पर्सन, उनको एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान तो हम परस्त हो गए थे, अगर बानी पीटीआई का मशीर होता तो उन्हें यह मशवरा देता कि इन्हें अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। इमरान खान मर्दम शनास नहीं है, वो फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं और बाबर अवान कैसे मशीर हो सकते हैं। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत का मलकियती हार आप कैसे ले सकते हैं, कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मलकियत होती है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई तो हम परस्त हो गए थे। मतलब देखें, वो कह रहे हैं कि कोई हार भी जो मिलता है ना वो भी रियासत की मलकियत होती है। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो उनको जो हीरों के हार मिले उन्होंने वो सरकारी तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाए। उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, और इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड आता है। देखें, जो वज़ीर आज़म है वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है,
उसने इस मुल्क के आइन और कानून की जो है ना वफादारी, उसका हलफ उठाया हुआ है। और जब वज़ीर आज़म हलफ उठाता है तो वो सबसे पहले उस हलफ में यह बात करता है कि मैं सिद्के दिल से इस बात का हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आइन और कानून का वफादार रहूँगा, इसका मुहाफ़िज रहूँगा और इसकी हिफाजत करूँगा। अब जब रियासत की तरफ से मलकियती हार मिले और वो हार आप जमा करवाने की बजाय, तोशाखाना के तहाइफ जो हैं वो जमा करवाने की बजाय वो आप बेच दें और महंगे दामों बेचें और लाहौर के एक ज्वेलर को बेचें और वो ख़रीदार उमर फ़ारूक जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आकर बयान दे दे, तो सर इसका मतलब कि वज़ीर आज़म जो है उसको मिसकॉन्डक्ट मंजर आम पर आ चुका है और वो मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ है और फिर वज़ीर आज़म फारिग हो जाएगा। डेफिनेटली उस पर जो है वो आर्टिकल 62 जो है 62 और 63 लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जब से इस कानून में तरमीम हुई और ये कानून बना है तो ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी रुकने पार्लियामेंट, कोई भी मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन, कोई भी मेंबर ऑफ सेनेट, कोई भी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली अगर नाअहल होता है तो उसकी नाअहली की मुद्दत का तयन हो चुका है, वो 5 साल है। 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई है। तो सर वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इमरान खान साहब जब थे तो उस वक्त उन्होंने जो मिसकॉन्डक्ट किया, नईम बुखारी साहब उनके बारे में कह रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये उनके करीबी दोस्त कह रहे हैं। और वो लोग जो अभी तक इमरान खान साहब को फरिश्ता बनाकर बैठे थे कि जिन पर चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, मिसकॉन्डक्ट का कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो सर ये इल्ज़ामात मैंने नहीं लगाए, ये नईम बुखारी ने लगाए हैं। और नईम बुखारी इमरान खान के दोस्त, इमरान खान के वकील, इमरान खान के करीबी रुफ़का में शुमार होते हैं। नईम बुखारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़ पर्सनैलिटी भी रहे हैं। जब आफ्ताब इकबाल साहब ने खबरनाक जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम खबरनाक उसको जब खैराबाद का, तो नईम बुखारी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने इस प्रोग्राम को संभाला। नईम बुखारी साहब ने पीटीवी पर भी काम किया। नईम बुखारी साहब जो हैं वो एक बड़े समझ लें कि उनके बड़े जो है ना वो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर और बड़े उन्होंने ज़बरदस्त काम किए। लेकिन सर अब उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से दुखी अल्फाजों में बयान कर दिया कि खान साहब जो है ना वो दोस्त नहीं है, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती नहीं रखी। खैर तीसरी खबर जो है वो आज़म स्वाति साहब से मुतल्लिक है। तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आज़म स्वाति ने कुरान पाक पर हलफ दिया और वो जो हलफ है उसने तहरीक इंसाफ की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। अब वो जो आज़म स्वाति साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक कुरान पर हलफ देकर वो ये कह रहे हैं कि बानी ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का टास्क दिया। वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने टास्क दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करो। फिर वो कहते हैं कि पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की गई, ताहम अंदरूने खाना बातचीत के जतन किए जा रहे हैं। मतलब अब वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई ने अगर बातचीत करते हैं, उन्होंने बताया कि अगर पीटीआई वाले बातचीत करते हैं तो पहले दिन की तरह तैयार हूँ। मुझे अडयाला जेल अली अमीन, गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज ने भेजा था। आज़म स्वाति ने इतराफ़ किया कि 22 अगस्त का जलसा किसी और के कहने पर नहीं, पार्टी क़यादत के कहने पर मुलतवी किया गया। वो कह रहे हैं कि 22 अगस्त का जो जलसा था तहरीक इंसाफ का वो पीटीआई क़यादत के कहने पर मुलतवी किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे मजहबी एहतजाज की वजह से खून खराबे का खदशा है। मुझे कहा गया कि मजहबी एहतजाज की वजह से खून खराबे का खदशा है, जलसा मुलतवी कराएं। तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर बातचीत करते हैं तो पहले दिन की तरह तैयार हूँ। आज़म स्वाति बैरून मुल्क बैठे पार्टी यूट्यूबर्स पर भी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के यूट्यूबर्स पाकिस्तान पर रहम करें। पार्टी यूट्यूबर्स झूठ का चूरन बेचकर कब तक मुल्क को तबाह करते रहेंगे। उनका ये इशारा इमरान रियाज की तरफ है, उनका ये इशारा मोहित पीरज़ादा साहब की तरफ है, बहुत से लोगों की तरफ है, वो जिन लोगों को ये बात कर रहे हैं। और फिर वो अब ये भी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए इमरान खान से बात करें। आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि बानी पीटीआई ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने ये कहा कि 2022 में भी हमने बानी पीटीआई को बातचीत के लिए मजबूर किया था। अब वो मतलब आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब का एक ऐसे मौके के ऊपर जब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो एक ऐसे मौके पर उनका बयान कौम के सामने एक्सपोज कर दिया जब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए गंडापुर के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर कायल कर लिया। अब एक इसको क्या समझा जाए,
इसको ये समझा जाए कि फिर आज़म स्वाति साहब इतराफ़ कर रहे हैं कि हम आज के नहीं बहुत साल से जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं आज़म स्वाति साहब के आर्मी चीफ जो हैं उनसे रब्तों के लिए तो इमरान खान साहब तरला कर रहे हैं। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब NRO चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो, लेकिन सर बात वही होगी जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी और वही बात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट का फाइनल फैसला होगा। अपने राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।